प्रातःकाल का नमस्कार भैया। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान आप लोगों की रक्षा करें, बुद्धि में विकास करें, आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यही प्रार्थना है भगवान से हमारी। गोस्वामी तुलसीदास ने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर चौपाई की रचना की है। उन्होंने किस चौपाई की रचना की है? देखिए, बताया जाता है कि चौपाई को पढ़ने से ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है अथवा ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। देखिए, उन्होंने लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। इस चौपाई को हम यही कहेंगे, विद्यार्थियों से निवेदन करेंगे कि पढ़ने से पहले आप सुबह सुबह इस चौपाई को जरूर पढ़िए कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु को बारंबार नमस्कार, जिनके आशीर्वादों द्वारा हम आज यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि गुरु सबसे बड़े माने जाते हैं। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु का दर्जा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी के कोई क्वेश्चन। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन इसलिए पढ़ें क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया गया है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? इसका उत्तर होगा संकर शब्द। ये संकर शब्द के अंतर्गत आता है। संकर का मतलब मिला हुआ। देखिए, तीसरा देखते हैं, एक लोकोक्ति है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ क्या होगा? गुड़ खाए, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कोई बड़ी बुराई करना तथा छोटी से बचना। कोई बड़ी बुराई करना तथा छोटी से बचना। छोटी से बचना इसका अर्थ होगा। इसी प्रकार अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी, गगरी छलकत जाए।
लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए? अध जल गगरी छलकत जाए। गांव में ऐसी लोकोक्तियां बहुत ज्यादा प्रचलित है। गांवों में ऐसी लोकोक्तियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और इसको बुजुर्ग लोग ज्यादा बोलते हैं। हमने देखा है गांव में ऐसी लोकोक्तियां जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। तो इनका अर्थ होगा ज्ञान कम दिखावा अधिक। ज्ञान कम दिखावा अधिक। लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों द्वारा कही गई उक्तियां, लोगों में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। देखिए अगला देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम होगा जंगम। जंगम। अस्थावर का विलोम जंगम। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? इसी प्रकार अर्वाचीन का विलोम अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। याद रखना प्राचीन। प्राचीन माने पुराना, अर्वाचीन माने नया। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन होगा। आगे देखते हैं कौमुदी शब्द का एक पर्यायवाची यानी कौमुदी शब्द की एक पर्यायवाची बताओ। एक पर्यायवाची शब्द बताओ। शब्द बताओ। कौमुदी शब्द की एक पर्यायवाची शब्द बताओ। इसका उत्तर होगा भैया चांदनी होगा, चांदनी। इसी के साथ साथ इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे चंद्रिका, चंद्रिका हुआ, ज्योत्सना हुआ, ज्योत्सना, ज्योत्सना, चंद्रमरीच, चंद्रमरीच आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एक चीज और ध्यान देना कि ज्योत्सना जो लिखा जाता है कुछ लोग गलत लिखते हैं। जैसे कुछ लोग क्या लिखते हैं ज्योत्सना, ये गलत है। ज्योत्सना इस प्रकार का गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण होगा ज्योत्सना, यानी कि आधा ता और आधा सा रहता है। ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा रहता है। शुद्ध ज्योत्सना ये है। ये ज्योत्सना गलत है, लिखावट की दृष्टि से ये गलत है। आगे देखते हैं हम लोग जो आया हुआ उसको क्या कहते हैं? जो आया हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आगत। आगत बोलते हैं। और जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विगत। विगत बोलते हैं उसको। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कूलंकसा, यानी कूलमकसा किसका पर्यायवाची है? कूलमकसा कूलमकसा किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न, कूलम कसा किसका पर्यायवाची है? ये है नदी का भैया, नदी का, यानी कि ये नदी का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची शब्द जैसे सरिता हुआ, अपगा हुआ, तटनी हुआ। सरिता, अपगा, तटनी, तटनी, सरिता, अपगा, तटनी, तरंगवती, तरी, तरंगवती, तरी आदि इसके पर्यायवाची हैं, आदि इसके पर्यायवाची हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा भैया, तत्पुरुष। कौन सा समास? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि ये बैल के लिए गाड़ी है, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में याद रखना, कौन सा पद? अंतिम पद प्रधान होता है। तो बैल के लिए गाड़ी, अंतिम पद पर। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे देशभक्ति, 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 देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय माने होता है घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय माने घर होता है। रसोई, घर यानी रसोई का घर, हथकड़ी, हाथ की कड़ी आदि इसके जो है शब्द हैं तत्पुरुष के, तत्पुरुष समास के। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है का उच्चारण स्थान क्या होगा? 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 बताइए। कंठ होगा भैया, कंठ होगा। का उच्चारण स्थान कंठ होगा। का के अन्य उच्चारण है का, गा, घ, इंग्या, क, ख, ग, घ, इंग्या, ये सब इसके उच्चारण स्थान है का के, यानी कंठ के, कंठ के उच्चारण स्थान है। माफ कीजिएगा, का के नहीं, कंठ के उच्चारण स्थान है। था का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसी प्रकार था का उच्चारण स्थान क्या होगा? था का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए। दंत होगा, दंत होगा, दंत होगा। था का उच्चारण स्थान दंत होगा। थ, थ, द, ध। अन्य इसके त, थ, द, धा दंत के उच्चारण कहे जाते हैं। इस प्रकार प का उच्चारण स्थान क्या होगा? प का उच्चारण स्थान क्या होगा? प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। दोनों ओठों से जो बोला जाता है ओष्ठ, ओष्ठ, दोनों ओठ जहां चिपकता हो, एक साथ मिलता हो, ओठ। जैसे पा, पा शब्द बनने वाले पापा,
बनने वाले शब्द पा, पैसे पा, पा हुआ पा, फा, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ के उच्चारण स्थान है, यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ है, ओष्ठ कहलाएगा, ओष्ठ शब्द उच्चारण स्थान। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? नयन का, यह अयाद स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये नयन अयाद स्वर संधि के अंतर्गत आता है, अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ने धन अन भैया, ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान में की क्लास में आज सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।